डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो 10th टॉपिक का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 इसका पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं और वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 को ना देखा हो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग पहले पार्ट 1 को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, जिससे कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो। ओके एवरीवन, और जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है आइए उनके लिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल साबित हुई है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर सर्कुलेट करिए, जिससे कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल भी इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बिल्डअप कर पाए। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि फीडबैक ही एक ऐसा मीडियम है जो हमें और आपको आपस में जोड़ता है, आपस में लिंक करता है, और मैं आपसे प्रॉपरली जुड़ पाता हूं, आपकी समस्याओं को समझ पाता हूं और अपने आगे की क्लासेस में उन सारी समस्याओं पे काम करने की बेटा कोशिश करता हूं। ओके एवरीवन, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं दे दूं कि टेंस के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आखिर हम टेंस पढ़ते क्यों हैं। तो टेंस पढ़ने का मेन रीजन मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम टाइम जानना चाहते हैं किसी भी वर्क का। तो टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम टाइम और वर्क के बीच में एक रिलेशन मेंटेन कर पाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि बिल्कुल शून्य से। तो सबसे पहले आपको यहां पे जानना ये जरूरी है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर है क्या। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडेफिनिट मतलब इस टेंस में हम ऐसे काम की बात करेंगे जहां पर हम किसी के रूटीन की बात कर रहे होंगे या फिर किसी की आदत यानी हैबिट की बात कर रहे होंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, चूंकि ये इंडेफिनिट प्रेजेंट का है यानी वर्तमान का है, तो यानी ऐसी आदत या ऐसे रूटीन की बात करेंगे जिसका प्रभाव वर्तमान में अभी जो हमारे सामने जो समय चल रहा है उस समय में हमें दिखाएंगे। ओके एवरीवन, अब आपको चलते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन रूल की। अब देखिए, अगर आप किसी की हैबिट या फिर किसी की आदत की बात कर रहे हैं और उसको आप अफर्मेटिव में बोलना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में। तो ऐसे वाक्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ती सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप जिसके रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम या उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होना है वो यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा। ओके एवरीवन, या फिर जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा होगा उसको यहां पे आप मेंशन करेंगे। और जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या फिर जो व्यक्ति काम वास्तव में कर रहा है, जब वो मिल जाए तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि उसका जो वर्क है, उसकी जो आदत है, आदत वाला जो काम है, जैसे कि वह प्रतिदिन सुबह पढ़ता है तो पढ़ने की आदत है, वह अखबार पढ़ता है, वह प्रतिदिन टहलने जाता है, जाने का काम है। तो जिस भी चीज की आप बात करोगे, जिस भी काम की आप बात कर रहे होंगे, उस काम को आप यहां पे सेकंड नंबर पे लिखेंगे। और जब आपको काम मिल जाए, वो वर्ब मिल जाए जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब इस वर्ब में या तो आप एस या तो आप ईएस, इन दोनों में से कोई एक ऐड कर देंगे। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उस स्थिति में आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वहां पर आप यस या यस ऐड नहीं करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात ये कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तब इस वर्ब में आप या तो एस या तो ईएस ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपका बहुवचन है यानी कि एक से ज्यादा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, केवल जो काम हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे बस। और इसके बाद जब आपका वर्ब मिल जाए तब आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप पता कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप प्रश्न करते हैं व्हाट का, यानी क्या का। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए वैसे मैं बता दूं कि सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो उस स्थिति में आपको प्रश्न करना होता है हु का। आप हु का प्रश्न करेंगे और आप पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट वहां से
मिल जाए। जैसे कि कौन अखबार पढ़ता है, तो आपको अभी मेरे वाक्य के अनुसार आंसर आएगा मेरे पिताजी। मैंने क्या बोला, मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। तो कौन अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा मेरे पिताजी, इंग्लिश में हो जाएगा माय फादर। अब यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीड। अब चूंकि माय फादर यहाँ पे देखिए सिंगुलर था, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस या यस आप ऐड कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट पता करते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब वो क्या पढ़ते हैं, तो आप यहाँ देखिए क्या पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो आप ये मेंशन करेंगे। जब ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो कई बार होता है कि आगे कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जो बचे हुए होते हैं, जिनको हम अपने वाक्य में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने सेंटेंस में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन सारे वाक्यों का, उन सारे वर्ड्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है एमपीटी। एमपीटी का मतलब होता है मैनर, प्लेस एंड टाइम। ओके, अब ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आप मैनर लिखते हैं, फिर आप प्लेस लिखते हैं, फिर आप टाइम लिखते हैं। अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं। मैनर का मतलब होता है कि कोई भी काम कैसे हुआ। अगर आपको मैनर पता करना है, तो सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे किसको का। किसका प्रश्न करेंगे आप, किसको का। अगर किसको का आंसर आपको मिल गया, तो उस वर्ड को आप इंग्लिश में लिख देंगे। जब किसको का आंसर मिल जाए, तो उसके बाद आप प्रश्न करते हैं कैसे, कि कोई काम कैसे हुआ। अगर कैसे का आपको उत्तर मिल जाए, तो आप उस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। और अंत में आप प्रश्न करते हैं क्यों, कोई काम क्यों हुआ। तो ये होगा मैनर के 3 पार्ट्स। मैनर में सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा किसको या किसे, फिर कैसे और फिर क्यों। इन तीनों ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे और जो भी आंसर मिलता जाएगा उसको आप ट्रांसलेट करते जाएंगे। और जैसे ही आपका ये पार्ट ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर आप ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे प्लेस। अगर आपके वाक्य में किसी प्लेस, किसी जगह की चर्चा हुई है, तब आप उसमें क्या मेंशन करेंगे, तब उसमें आप मेंशन करते हैं प्लेस, यानी कि वो जगह। और एक चीज और विशेष आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी वाक्य में जगह यानी प्लेस की संख्या 1 से ज्यादा है, तब आप हमेशा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी जगह, फिर उससे बड़ी जगह, फिर सबसे बड़ी जगह। तो ये ऑर्डर होता है किसी भी प्लेस को लिखने का, अगर उसमें 1 से ज्यादा जगहों की चर्चा हुई हो। और सबसे अंत में आपको क्या लिखना होगा, टाइम। टाइम में आपको ध्यान देना, टाइम आपका 2 प्रकार का होगा। पहले में आप प्रश्न करेंगे कब, जैसे कि मेरे पिताजी अखबार प्रतिदिन सुबह पढ़ते। कब पढ़ते हैं, एवरीडे इन द मॉर्निंग। ओके एवरीवन। और कभी कभी आप प्रश्न पूछते हैं कब से, युवा सुबह से, तो ऐसे प्रश्न भी आप पूछेंगे। आई होप ये बात आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया वो जो मैंने आपको बताना चाहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर काम लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब आप एस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या का प्रश्न करने पे मिलेगा, और फिर लिखेंगे आप मैनर, प्लेस और टाइम। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं आपको इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए। आइए इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे पिताजी प्रतिदिन क्या, मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं, माय फादर। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। कौन पढ़ते हैं, मेरे पिताजी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मिल गया। अब देखेंगे वो काम क्या करते हैं, तो काम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो मैंने यहाँ पे रीड लगा दिया। अब फिर मैंने क्या किया, एस लगाया हुआ, देखिए रीड्स। एस मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एस या एस जोड़ दिया। लेकिन अगर यहीं पे माय फादर यानी सिंगुलर के बजाय बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट होता, तब मैं केवल रीड लिखता। अब मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने न्यूज़पेपर मेंशन कर दिया। अब क्या यहाँ पे मैनर और प्लेस है, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किसको, ऐसा कोई आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ना तो प्लेस ना तो जगह की चर्चा हुई है, सीधा टाइम है, इसलिए मैंने अंत में टाइम लगा दी। कब पढ़ते हैं, सुबह। ओके एवरीवन। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यहां पे देखिए मैं किसी की आदत की बात कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं। पहले सेंटेंस में मैंने क्या किया था, मैंने रूटीन की बात किया कि मेरे पिताजी प्रतिदिन क्या करते हैं, सुबह जो डेली अखबार पढ़ते हैं। अब इस वाक्य में मैंने किसी की आदत की बात की, किसी के नेचर की बात की कि वो सभी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं, वे मतलब दे। बहुवचन की मैं बात कर रहा हूं, प्लूरल नंबर की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया। वाक्य अफर्मेटिव था, तो हम सीधे क्या लगाएं, काम। काम क्या करते हैं, मदद करते हैं।
मैंने हेल्प लिख दिया। और किसकी देखो मदद करते हैं, अब यहाँ पे क्या मदद करते हैं ये नहीं, यानी कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट नहीं। अदर वर्ड्स में आपको मैनर, प्लेस और टाइम मिलेगा। तो किसकी मदद करते हैं, सारे नीडी, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, ऑल द नीडी। ओके एवरीवन, ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे मैंने किसी की आदत की बात की कि उसे कॉफी पसंद है, तो उसे पसंद है यानी कि ही। अगर लड़का होगा तो आप शी लगा दो, सॉरी लड़की होगी तो शी लगा दोगे आप। मैंने लड़के को माना है तो मैंने क्या लगाया हुआ है, ही। पसंद है यानी कि लव। अब यहां पे देखिए मैंने एस लगाया हुआ है, क्यों एस लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट यानी कि यहां पे जो ही प्रोनाउन यूज हुआ है ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया है, एस या ईएस। और क्या पसंद करता है, कॉफी। तो देखिए पहले मैंने कौन, वह, काम क्या कर रहा है, पसंद करते हैं, यानी लव लगाएंगे। यहां पे आप लाइक भी लगा सकते हैं बट लव ज्यादा बेटर होगा। और फिर मैंने क्या यूज किया, क्या, कॉफी पसंद करता है। ओके अब बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा, क्योंकि बिल्कुल शून्य से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर कोई बिल्कुल भी कमजोर है इंग्लिश के इस टॉपिक में तो परेशान मत होइए, पेशेंस के साथ वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अब देखिए, आई टेक माई क्लासेस इन द इवनिंग, मैं अपनी क्लासेस शाम को लेता हूं। अब देखिए ये भी एक रूटीन है, किसी ने अपना रूटीन बताया और इसका प्रभाव वर्तमान में है कि अभी वो लेता है, उसे लेना बंद नहीं किया है। अब कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे लिखेंगे इसे, कौन अटेंड करता है, मैं। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, क्या करता हूं, टेक, लेता हूं, या फिर आप अटेंड भी लगा सकते हैं। सो आई टेक। अब देखिए मैंने यहाँ पे एस या ईएस नहीं ऐड किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि आई प्रोनाउन को प्रेजेंट टेंस में एज अ प्लूरल, बहुवचन ट्रीट किया जाता है। यानी कि जहां कहीं भी आई आएगा उसके साथ आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल मेन वर्ब लगाना होगा। ऑलराइट एवरीवन, सो आई टेक, मैं अटेंड करता हूं। क्या अटेंड करता हूं भाई, अब किसकी बारी आएगी, ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, क्या का प्रश्न करने पे। क्या अटेंड करता हूं, माई क्लासेस, अपनी क्लासेस। और फिर कब, आखिर में समय आ गया, यानी कि मैनर और प्लेस यहां पे डिस्कस नहीं किया गया था, तो आखिर मैंने क्या लिख दिया, इन द इवनिंग। ओके एवरीवन, अब ऐसे ही यहां पे फिर से देखिए किसी की आदत की बात हुई है कि तुम डेली प्रश्न पूछते हो, यानी कि तुम्हारा रूटीन है, तुम्हारी आदत है और इसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे, कौन पूछता है, यू। तो हमने यू लिख दिया। काम क्या करता है, पूछने का, मैंने यहाँ पे आस्क लिख दिया। और यहाँ पे यू के साथ भी आप याद रखिएगा कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे आस्क लगा दिया, मैंने यहाँ पे एस या यस ऐड नहीं किया। क्यों बेटा ऐड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे यू को हमने क्या माना है, यू को हमने प्लूरल बहुवचन प्रोनाउन माना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, क्या पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, यू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे आप एस लगा सकते हैं, प्रश्न अगर बहुत पूछता डेली तो क्वेश्चंस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एंड में टाइम की चर्चा हुई तो मैंने क्या लिख दिया, सो यू आस्क क्वेश्चंस डेली। ओके एवरीवन, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वैसे अब देखिए यहाँ पे एक रूटीन की चर्चा फिर से हुई है कि मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए जाता हूं। अब देखिए टहलने के लिए जाता हूं यानी कि मैंने यहाँ पे किसी के रूटीन की बात की है। अब इसका प्रभाव वर्तमान में, क्योंकि टहलने जाता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो अभी भी जाता है, अभी भी ये काम उसके रूटीन में उसने बंद नहीं किया। तो अब कौन टहलने जाता है, हम मतलब मोर देन वन है, हमारा एक ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, वी। और वी एक बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन है, मैं आपको बता दूं। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ब क्या करता है, जाता है तो गो। अच्छा किस लिए जाता है, करता क्या है, तो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या करता है वो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। अच्छा जाता कैसे, अब देखिए मैनर आ गया है। पहला मैनर क्या था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, फिर यानी किसके लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। फिर हमने क्या लिखा, कैसे जाता है, अपने दोस्तों के साथ, सो विद अवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए यहां पे हमने क्या फॉलो किया है, मैनर, प्लेस और टाइम। ओके एवरीवन, तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया, धीरे धीरे स्पीड को मैं ग्रो करूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये पहला सेट था, पहली स्लाइड थी, तो इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, जिससे वो सारे बच्चे जो बिल्कुल शून्य पे हैं उनको भी काफी कुछ समझ में आ पाए। ओके एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। अब देखिए
अब अगर यही सेंटेंसेस आपके नेगेटिव हो जाए तब क्या चेंजेस आएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अब आपका जो वाक्य होगा उसमें नहीं शब्द आएगा, या इंग्लिश में नो, नॉट या फिर नेवर आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो जब नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो और उसमें हम किसी के रूटीन या फिर किसी की आदत की बात कर रहे हो, तो याद रखिएगा वहां पर आप डू और डस का इस्तेमाल करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, यानी एस और ईएस हटा दिए। बस यही अंतर है अफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए पहले वाक्य में भी मैंने बात किया था कि मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं या फिर डेली अखबार पढ़ते हैं। तो अब यहां पे मैंने इसको नेगेटिव बना दिया कि मेरे पिताजी प्रतिदिन या सुबह अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो यहां मैं किसी की हैबिट की बात कर रहा हूं कि वो हैबिट में नहीं है। तो सबसे पहले फिर वही होगा, कौन पढ़ता है। पहला दिमाग में प्रश्न क्या जाएगा, कौन पढ़ता है, या कौन वो काम को, जिस भी काम की चर्चा हो रही होगी उसके साथ आपको जोड़ देना है कौन। तो कौन पढ़ता है, माई फादर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको यूज करना होता है डू और डस जब आप किसी के रूटीन या फिर किसी की आदत की बात कर रहे होते हैं। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है कि डस का यूज सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और डू का यूज बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। माई फादर यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें क्या यूज करना है, डस। अब चूंकि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो याद रखिएगा नहीं यानी कि नॉट वर्ड ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। ओके एवरीवन, सो माई फादर डज नॉट। अब आप क्या लगाएंगे, वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है। तो डज नॉट रीड, और क्या नहीं रीड करते हैं, न्यूज़पेपर, और कब, यानी कि डेली यानी कि प्रतिदिन। ओके एवरीवन, तो नेगेटिव में आपको बस इन्हीं बातों का विशेष ध्यान देना है कि जब वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, तब आप डज नॉट या फिर डू नॉट को यूज करना शुरू कर देंगे। बाकी सारा फॉर्मेट पहले की तरीके होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन काम को कर रहा है, फिर होगा काम, फिर होगा ऑब्जेक्ट जो कि क्या का प्रश्न करने से मिलेगा, फिर आप लिखेंगे मैनर, प्लेस और टाइम। जब ये सब कुछ मिल जाए तब याद रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब डज नॉट, और बहुवचन है तो डू नॉट। और एक चीज का और विशेष ध्यान देना है कि पहले आप वर्ब में एस या ईएस ऐड करते थे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे तब आप एस या ईएस लगाना बंद कर देंगे, तब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। इसी प्रकार देखिए सेकंड सेंटेंस में, वो जरूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं। पहले हमने क्या लिखा था, दे हेल्प ऑल द नीडी। अब चूंकि वाक्य नेगेटिव हो गया है और हमारा यहाँ पे सेंटेंस जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू नॉट। ओके एवरीवन, और हेल्प में एस एस तो पहले ही नहीं लगा था क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन था। ओके एवरीवन, सिंपली अब थर्ड एग्जांपल देखिए। अब हमने यहाँ क्या लगाया हुआ है, ही डज नॉट लव कॉफी। उसे कॉफी पसंद नहीं है, यानी कि वो कॉफी पीना पसंद नहीं करता है। तो हमने अब देखिए क्या क्या यहाँ पे बदलाव किए हैं। तो लव से हमने क्या हटा दिया है, एस और ईएस हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि सेंटेंस अब बन चुका है नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, या तो डू नॉट लगाएंगे या तो डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। अब चूंकि यहाँ पे ही देखिए, ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही डज नॉट लव कॉफी। ओके एवरीवन, अब आगे देखिए, I do not take my classes in the evening। अभी हमने सेंटेंस क्या लिखा था पहले कि I take my classes in the evening। do not हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ था, हमने इसको नहीं लिखा था, बट हम do not अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखना चाहते हैं, तो हमने do not लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने do क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट टेंस में I को ऑलवेज प्लूरल बहुवचन प्रोनाउन की तरीके ट्रीट किया जाता है। ओके एवरीवन, ऐसे ही फिफ्थ एग्जांपल देखिए, यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन डेली। तुम डेली प्रश्न नहीं पूछते हो। हमने इसके पहले क्या लिखा था, यू आस्क क्वेश्चन डेली। आप प्रतिदिन प्रश्न पूछते हैं, बट हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ कि अब आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये भी रूटीन का हिस्सा था। तो अब हम या तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे
या डज नॉट लगाएंगे। लेकिन हम यू को एक बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। ओके एवरीवन। और उसी प्रकार से हम एग्जांपल नंबर 6 को भी देखा। देखिए, वी डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद आवर फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, डू नॉट। क्यों ऐड किया, क्योंकि अब हम नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाया हुआ। आई होप मेरी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव की। सॉरी, अगर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वहां पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। और याद रखिएगा, प्रश्न आपके दो प्रकार की होती है। पहला प्रश्न स्टूडेंट्स ऐसा होता है जहां पे आप प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। और वहीं दूसरा प्रश्न ऐसा होगा जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप प्रतिदिन टहलने जाते हैं? आप इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप प्रतिदिन टहलने कब जाते हैं? तो कब का मतलब ये हो कि अब आपको कोई समय बताना होगा, आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि अब आपको यहां पे यही विशेष ध्यान देना है कि अगर आपके सामने प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तब आपका फॉर्मेशन क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको अफर्मेटिव जैसा फॉलो करना है। कैसा फॉलो करना है? अफर्मेटिव जैसा ही फॉलो करना है। बस कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट, जो भी काम को कर रहा होगा। उसके बाद अफर्मेटिव में आप क्या लिखते थे, जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा होता है उस वर्ड को लिखते हैं। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखते थे और फिर मैनर, प्लेस, टाइम। आपको यहां भी वही काम करना है। सबसे पहले जैसे मैं बोलूं कि पहला एग्जांपल लिया था कि मेरे पिताजी प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं? माय फादर। काम क्या करते हैं? पढ़ने का। वो पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग। अब ध्यान आपको यहां पे ये देना है कि जब आपको वाक्य बनाना हो इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, तब आप एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। क्या पढ़ते हैं? अब ऑब्जेक्ट की बारी आई तो क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। फिर मैनर, प्लेस, टाइम में केवल टाइम की चर्चा हुई तो मैंने डेली लिख दिया। अब चूंकि मुझे प्रश्न बनाना है तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो सब्जेक्ट के पहले, कहां पे? सब्जेक्ट के पहले आप लगा देंगे डज। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो सब्जेक्ट के पहले आप लगा देंगे डू। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है अफर्मेटिव जैसा। बस एस और ईएस वाला कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग से हटा देना होगा जब आप प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, दे हेल्प ऑल द नीडी, वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यही वाक्य था ना। अब अगर मैं यहां प्रश्न पूछ लूं, क्या वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं? अब यहां पे प्रश्न आ गया है तो आपको सारा फॉर्मेशन फॉलो करना है अफर्मेटिव का। बस सब्जेक्ट के पहले आपको लगा देना है डू। अब यहां पे हमने डू क्यों लगाया है? क्योंकि दे को एक बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। ओके एवरीवन। और एंड में आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आने लग गई होंगी। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, आप पाएंगे अब टेंस यानी ग्रामर आप लोग के लिए इजी होना शुरू हो गया। वैसे ही अभी हम क्या बोलते थे, उसे कॉफी पसंद है, यानी कि वो कॉफी पसंद करता है। तब हमने क्या बोला था? सबसे पहले कौन पसंद करता है, फिर क्या भाई वर्ब क्या है? पसंद करता है। फिर क्या पसंद करता है? कॉफी। हमने ये लिखा हुआ था। बट अब मैं बोल दूं, क्या वह कॉफी पसंद करता है या फिर क्या उसे कॉफी पसंद है? मैं उसकी आदत की बात कर रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? डू या डज। अब ही यहां पे सिंगुलर था, मैंने क्या लगा दिया? डज। डज ही लव कॉफी। ऑलराइट एवरीवन। नाउ फोर्थ एग्जांपल, आई टेक माय क्लासेस इन द इवनिंग। अफर्मेटिव में डिस्कस किया था ना कि मैं अपनी क्लासेस प्रतिदिन कब लेता हूं? शाम को अटेंड करता हूं। लेकिन अगर यहां मैं प्रश्न बना दूं इसी को, क्या मैं अपनी क्लासेस शाम को लेता हूं? अब ये एक प्रश्न है। तो अब प्रश्न इसको बनाने के लिए सारा फॉर्मेट अफर्मेटिव को होगा। बस आई के पहले आपको डू लगा देना है क्योंकि आई को बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। सिंपली यू आस्क क्वेश्चंस डेली, तुम डेली प्रश्न पूछते हो। ये तो अफर्मेटिव था। अगर इसे प्रश्न बनाए तो क्या बनेगा? क्या तुम डेली प्रश्न पूछते हो? अब ये प्रश्न बन गया, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो बस अब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगा देंगे। सो डू यू आस्क क्वेश्चंस डेली। ऑलराइट एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। स्टूडेंट्स, डबल इंट्रोगेटिव आखिर होता क्या है?
डबल इंट्रोगेटिव ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो कभी भी किसी के आप रूटीन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी की हैबिट, किसी की आदत से रिलेटेड आप प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका प्रभाव वर्तमान में देखा जा सकता है या दिखने के चांसेस हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव। अब यहां पे देखिए, अभी तक क्या था, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मेरे पिताजी डेली अखबार पढ़ते हैं। फिर हमने इसको नेगेटिव बनाया था कि मेरे पिताजी डेली अखबार नहीं पढ़ते हैं, माई फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। फिर हमने इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाया कि क्या मेरे पिताजी अखबार डेली पढ़ते हैं। तब हमने क्या किया था, डू डस को शुरू में लगा दिया था, डज माई फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। लेकिन अब याद रखिएगा कि अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन प्रश्न डबल इंट्रोगेटिव का बनने लग जाए या आपको डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन पूछना है, तो सारा का सारा फॉर्मेट सिंपल इंट्रोगेटिव का ही होगा। केवल एक चेंज आपको करना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आप उस वाक्य में आया हो या जो आप लाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसको बिल्कुल शुरू में आप लगा देंगे। जैसे मैं यहां ये पूछूं कि मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह अखबार क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए मैंने क्यों लगाया और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। तो देखिए सारा फॉर्मेट पुराना है, डज माई फादर रीड न्यूज़पेपर, सिंपल इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि डू डस कहां लगेगा, सब्जेक्ट के पहले, और उसके पहले आप क्या लगा देंगे, क्यों, यानी कि व्हाई। ओके एवरीवन, बस यही आपको ध्यान देना है। मिस्टेक बच्चे यहां पे क्या करते हैं, कई बार बच्चे बोल देते हैं व्हाई माई फादर डज, ये मिस्टेक नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा बेटा सब्जेक्ट के पहले होगा, ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। ओके एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करें, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हाउ डू दे हेल्प ऑल द नीडी। पहले हमने देखा था कि वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, फिर हमने देखा कि वो जरूरतमंदों की मदद नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प ऑल द नीडी। फिर हमने देखा सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, डू दे हेल्प ऑल द नीडी। यहां तक हमने सीख लिया। लेकिन अब इसी में अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न जोड़ना हो जो कंडीशन की बात करें, यहां पे जोड़ दिया गया वो कैसे मदद करते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारा फॉर्मेट पुराने जैसा होगा, बस कैसे को चूंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाउ, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया है, हाउ लगा दिया। ओके एवरीवन, आई होप अब आपको ये पार्ट भी इजी लगने लग गया होगा। अब उसी प्रकार अब जरा यहां पे देखिए, ही लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है, हमने अफर्मेटिव देखा। फिर उसे कॉफी नहीं पसंद था, तब हमने क्या बोला, ही डज नॉट लव कॉफी। अब अगर उसे हमने प्रश्न में चेंज कर दिया, तब हमने क्या बोला था, डज ही लव कॉफी, क्या वो कॉफी पसंद करता है, हाँ या ना में इसका उत्तर संभव था। लेकिन अब मैं यहां पे एक कोई प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दूं, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस उस प्रश्नवाचक शब्द का जो भी इंग्लिश में मीनिंग होगी उसको शुरू में लगा देना। मैं बोल दूं कि वह कॉफी क्यों पसंद करता है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाई डज ही लव कॉफी। ऑलराइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हाउ डू आई टेक माई क्लासेस इन टाइम, मैं शाम को अपनी क्लासेस कैसे अटेंड करता हूं। देखिए हाउ को मैंने कहा लगा दिया, शुरू में लगा दिया, बाकी सारा फॉर्मेट कैसा, बिल्कुल सिंपल इंट्रोगेटिव जैसे। वैसे यहां पे देखिए, हाउ डू यू आस्क क्वेश्चन डेली, तुम डेली प्रश्न कैसे पूछते हो। सो डू यू आस्क क्वेश्चंस डेली, हमने ये पहले देखा था। अब यहाँ पे जोड़ दिया कैसे पूछते हो, तो कैसे को इंग्लिश में बोलते हाउ, और मैंने हाउ को यहाँ पे ऐड कर दिया। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट अब यहां से आपको इजी लगने लग जाएगा। आइए चलते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो आपको दिमाग में यह रखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस है इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का, इस टेंस का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हम ये देख पाते हैं कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है। ओके एवरीवन, कि वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वो गाना सुन रहा है, वह अपने काम, कोई भी ऐसा वाक्य हम बोले जहां पे हमें ये लगे कि वो काम जारी है, तो वहां पे बेटा हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर उस काम का प्रभाव आपको प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तब वहां पे आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ऐसे काम की बात करते हैं जो चल रहा है और उसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। ओके एवरीवन, हाँ यहाँ पे कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेशन क्या होगा। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है, सिंपल है,
तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कैसे पता करना है, आई होप आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं कौन का, इंग्लिश में बोलते हैं हु। ओके एवरीवन, और जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, आप इस एम आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो इज, बहुवचन प्लूरल है तो आर, और अगर सब्जेक्ट स्पेशली आई है तब आप यूज करेंगे एम। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाए, फिर देखिए कि आपका ये सब्जेक्ट आखिर काम कौन सा कर रहा है। जो भी वर्क ये सब्जेक्ट कर रहा होगा, उस वर्क का जो भी इंग्लिश में वर्ड बनेगा, उस वर्ड को आपको लिख देना है। अब जैसे ही आपको वो काम मिल गया, उसके तुरंत बाद उसमें आपको क्या जोड़ देना है, ING। अगर वो खेल रहा है यानी प्ले, तो प्ले में आप जोड़ देंगे ING। अगर वो कोई चीज देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो आप जोड़ देंगे ING यानी कि वॉचिंग। ओके एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी ING लग जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे वो काम जारी है। ओके एवरीवन, और इस MR क्या बताएगा, इस MR ये बताता है कि उस वाक्य का प्रभाव वर्तमान में है। और जब ये मिल जाए, फिर आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट में बताया कि ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं। आप ढूंढते हैं क्या का प्रश्न करके, वो क्या कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो भी काम कर रहा होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और एंड में मैंने मैनर प्लेस टाइम तो आपको बता ही दिया है इसके प्रीवियसली। आई होप आपको मैनर प्लेस टाइम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि शिक्षक यानी टीचर बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। यानी जब मैंने शिक्षक को देखा, जब मैंने टीचर को देखा, मैंने क्या पाया कि मेरे टीचर या वो टीचर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो बच्चों से बात कर रहे थे। अब क्या होगा, मैंने देखा कि वो बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव वर्तमान में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बात कर रहे हैं सब्जेक्ट। कौन बात कर रहे हैं, टीचर। अब चूंकि वर्तमान में प्रभाव उसका बना हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। और अब वहीं पे देखिए काम क्या कर रहे हैं, वो टॉक, बात कर रहे थे, मैंने टॉक लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पे ING बताना, क्योंकि काम जारी था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ING। अब ऐसे ही किसके साथ, बच्चों के साथ बात कर रहे थे, सो विद स्टूडेंट्स। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे एक होता है विद स्टूडेंट, एक होता है टू स्टूडेंट्स। विद और टू में क्या डिफरेंस है, मैंने प्रीपोजिशन की वीडियो में कंप्लीटली बताया हुआ है। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करिए, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपके डाउट क्लियर होता है। सॉरी, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट मैंने प्रश्न क्या लिया हुआ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यानी उनका काम जारी है और उस काम का प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है, वो काम अभी जारी है, बंद नहीं हुआ है। तब मैं क्या बोलूंगा, कौन, स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, हेल्पिंग वर्ब आर यूज करूंगा। बच्चे काम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, तो मैं यहां पे सॉल्व बोल दूंगा। फिर ING मैंने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि काम जारी है। और क्या काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, दे आर सॉल्विंग देयर क्वेश्चन, एंड स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, अब जरा ये एग्जांपल देखिए, मेरे पिताजी मूवी देख रहे हैं। मैंने देखा कि उनका काम जारी है, अभी भी वो मूवी देख रहे हैं, उसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ था, काम जारी था। तो सबसे पहले कौन देख रहे हैं, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी यानी माय फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, इस लगा दूंगा। काम क्या कर रहे थे, वॉच, देखने का काम कर रहे थे, तो वॉच कर दिया। और चूंकि काम जारी है, मैं क्या लगा दूंगा, ING, वॉचिंग। और क्या देख रहे हैं, अब मूवी, एक पिक्चर देख रहे हैं। ओके एवरीवन, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वो अगले महीने कहां जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम उस काम को भी रखते हैं जो वास्तव में होगा भविष्य में, परंतु उसकी प्लानिंग हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। देखिए शिमला जाने का काम होगा 1 महीने बाद, अभी तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसका प्रभाव हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो भी व्यक्ति शिमला जाएंगे उनकी प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है। ओके एवरीवन, इसलिए कौन, वो, कौन जाएंगे, वो जाएंगे। और देखो हम क्या मानते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन, यहां पे हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। काम क्या है, काम क्या करेंगे, वो जाएंगे, गो। और चूंकि जाएंगे हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ING लगाएंगे। यानी कि उनका प्लान बनाने का काम चल रहा है, जारी है, इसलिए हमने यहाँ पे ING ऐड कर दिया है। अब कहां जाएंगे, टू शिमला, कब जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि हमने क्या फॉलो किया, यहाँ पे प्लेस और टाइम। पहले हमने शिमला लिखा और एंड में हमने नेक्स्ट मंथ लिखा। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दे आर गोइंग नेक्स्ट मंथ टू शिमला, ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको पहले प्लेस लिखना है और फिर क्या लिखना है, टाइम लिखना है। ओके एवरीवन। लास्ट एग्जांपल, ही इज स्टडीइंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा है, यानी वो काम जारी है। तो कौन पढ़ रहा है, वह। अब वह चूंकि सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगा, इज। फिर स्टडी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कैसे पढ़ रहा है, यहां पे ये मैनर है। क्या पढ़ रहा है, ये नहीं। अगर ये होता कि वह अपने दोस्तों के साथ मैथ्स पढ़ रहा है, तब हम क्या बोलते, ही इज स्टडीइंग मैथमेटिक्स विद हिज फ्रेंड्स। ऑलराइट एवरीवन। तो कैसे पढ़ रहा है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अगर यही सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव नकारात्मक हो जाए, तब आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बस यही याद रखना है कि नेगेटिव होने पे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी इज एम आर है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या लगाना शुरू कर देंगे, नॉट। ओके, जैसे कि अब आप यहां पे देखिए, टीचर इज नॉट टॉकिंग विद स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं नॉट हटा दूं तो सारा वाक्य अफर्मेटिव जैसा ही है। टीचर इज टॉकिंग विद स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब अगर मैंने नहीं शब्द जोड़ दिया तो नहीं कहां पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद, इज नॉट टॉकिंग। वैसे दूसरे एग्जांपल में देखिए, बच्चे अपना प्रश्न हल कर रहे हैं, अफर्मेटिव। बच्चे अपना प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर नॉट। नॉट मैंने कहां लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद। तीसरे में देखिए, मेरे पिताजी पिक्चर नहीं देख रहे हैं, तो नॉट मैंने कहां लगाया, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद, इज नॉट वॉचिंग। वैसे ही वो शिमला अगले महीने नहीं जा रहे हैं, सो दे आर नॉट गोइंग। आर के बाद मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया। वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट। यानी आप यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये देखा कि अगर नेगेटिव है तो आप नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद अप्लाई कर देंगे। और अब अगर यहीं पे आपका प्रश्न बन जाए सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, आई होप याद होगा। तो सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसा प्रश्न होगा जो कि जिसमें कि हम आंसर हाँ या ना में दे पाएंगे। तो ध्यान रहे, अगर उस प्रश्न का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तब हमें कुछ नहीं करना है। अभी तक जो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स हम कहा लगा रहे थे, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे टीचर इज, हम यानी कि कहां पे लगा रहे थे, टीचर के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हमने कहां पे यूज किया हुआ है, टीचर के ठीक पहले हमने किसका यूज किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया हुआ है। यानी कि आपको यहां पे क्या सीखना है कि अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट के ठीक पहले। ऑलराइट एवरीवन। उसी प्रकार देखिए, स्टूडेंट सॉल्विंग देयर क्वेश्चन है, तो आर कहां गया, आर चला गया सब्जेक्ट के पहले, आर स्टूडेंट्स सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस। ऑलराइट एवरीवन। वैसे यहां पर भी देखिए, इज माय फादर नॉट वॉचिंग। हाँ, अब यहां पे आपको एक विशेष चीज का ध्यान देना है। यहां पे ध्यान दीजिए, नॉट अगर आपके वाक्य में आ रहा है, क्या मेरे पिताजी मूवी नहीं देख रहे हैं, इस वाक्य में क्या है कि नहीं शब्द भी आ रहा है, साथ ही साथ प्रश्न भी पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्यों में आप क्या करेंगे कि जो नॉट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा बेटा, नॉट को आप सब्जेक्ट के पहले नहीं ले आएंगे। ऑलराइट। और सब्जेक्ट के पहले केवल क्या आएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ, एक चीज यहां मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप नॉट को जो यहां पे यूज हुआ है उसको अगर आप सब्जेक्ट के पहले लाना ही चाहते हैं, तो वो तरीका क्या है जिससे आप सब्जेक्ट के पहले ला पाए। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इज और नॉट को आप एब्रीविएट कर देंगे, यानी कि उसे आप लिख देंगे एजेंट। क्या लिख देंगे, एजेंट। यानी कि आप क्या लिखेंगे, एजेंट माय फादर वॉचिंग मूवी। यानी कि नॉट को आप जोड़ देंगे किसके साथ, इज के साथ, और एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे एजेंट, यानी इज नॉट। लेकिन जब इज और नॉट अलग अलग रहेंगे तो नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब कहां आएगा, सब्जेक्ट के पहले। ओके एवरीवन। ऐसे देखिए सेकंड एग्जांपल में भी हमने किया हुआ है कि वो शिमला अगले महीने नहीं जा रहे हैं। अब यहां देखिए प्रश्न भी है और नहीं शब्द भी आया है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब कहां लगाया है, सब्जेक्ट के पहले। आर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे क्या है, प्लूरल है, और नॉट कहां पे है, सब्जेक्ट के बाद। बाकी सारा फॉर्मेशन आपका अफर्मेटिव जैसा ही
होगा। आर दे नॉट गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ। ऐसे यहां पे देखिए इस 2 बार लग गया, इसे मैं हटा दूं। सो क्या वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा है? मैं क्या बोलूंगा, इज ही स्टडीइंग विद हिज फ्रेंड, इस कहा जाएगा सब्जेक्ट के पहले। ऑलराइट एवरीवन। और अब अगर यहीं पे डबल इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी कि आपके उस प्रश्न में कोई प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ऐड हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आप यहाँ पे देखेंगे इज टीचर टॉकिंग विद स्टूडेंट, लगभग ये फॉर्मेट आपका सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। आपको बस क्या करना होगा, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आ गया है उसकी जो मीनिंग है उसको बिल्कुल आपको शुरू में ऐड कर देना है। यानी क्वेश्चन क्या बोला गया, टीचर बच्चों के साथ क्यों बात कर रहे हैं। इसके पहले प्रश्न क्या था, टीचर बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो टीचर इज टॉकिंग विद स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, टीचर इज नॉट टॉकिंग विद स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या बोला, क्या टीचर बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। अब इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते थे, तो उसमें हमने इसको कहां लगा दिया था, हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले। लेकिन अब अगर वहीं पे आपको क्वेश्चन वर्ड मिल जाए कि बच्चों के साथ क्यों बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा फॉर्मेट आपका सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा होगा, केवल वाई को जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो शुरू में आप जोड़ देंगे। ऐसे यहां पे देखिए बच्चे अपने प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं। अब कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ, तो हाउ आर स्टूडेंट्स सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस। सॉरी, तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने केवल उस क्वेश्चन वर्ड को मैंने शुरू में लगा दिया, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट कैसा है, सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा है। वैसे यहां पे भी है, फादर इज वॉचिंग अ मूवी, फिर फादर इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, फिर इज फादर वॉचिंग अ मूवी। ये था सिंपल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव अगर पूछा जाए, पिताजी पिक्चर कहां पर देख रहे हैं, कहां यानी वेयर, और वेयर हम कहां लगा देंगे, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के पहले, यानी बिल्कुल शुरुआत में। ऐसे ये प्रश्न देखिए, वो शिमला अगले महीने क्यों नहीं जा रही। हमने अभी देखा था, आर दे नॉट गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ, क्या वो अगले महीने शिमला नहीं जा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैंने क्या लगा दिया, वाई आर दे, यानी क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल शुरुआत में लग गया है। वैसे यहां पे है, वेयर इज ही स्टडीइंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ कहां पढ़ाई कर रहा है। ओके एवरीवन, तो इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टेंस टाइप के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में जरा प्लीज आप लोग बेटा बहुत विशेष तौर पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो बच्चों को अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफरेंट और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों में कंफ्यूजन होने लग जाता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सॉरी, सो देखिए परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब सबसे पहले आप ये जानना कि वास्तव में बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहां पे हम उन कामों को रखते हैं जो काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका हो, जो भी काम होना था वो काम हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, वो काम फिनिश हो चुका हो। फिर हमें दूसरी बात पे गौर करना है, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये जरूरी बन जाता है ये काम खत्म जरूर हो गया हो, परंतु इस काम का प्रभाव अभी वर्तमान में बना हो। अगर वर्तमान में प्रेजेंट में इस काम का प्रभाव नहीं बना रहेगा, तब ये पास्ट में चला जाएगा, और पास्ट में जाते ही इसका ट्रांसलेशन शुरू होना लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार। ओके एवरीवन, पास्ट परफेक्ट का कैसे होगा उस पर हम लोग अभी डिस्कस आगे करेंगे। तो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, ऐसे काम की जो फिनिश हो गया है और किसमें है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में बना हुआ है। अब यहां पे एक एग्जांपल पहले मैं दे दूं, फिर आगे मैं बात करूंगा क्या फॉर्मेशन होगा जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि वाकई पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए जैसे लेट सपोज आपके स्कूल में बेटा बेल लगी लंच की, आप सारे बच्चे अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं और लंच बॉक्स अपना फिनिश करना स्टार्ट करते हैं, और एक टाइम के बाद आपका लंच समाप्त हो जाता है, यानी कि आपकी लंच करने की प्रक्रिया समाप्त, जब आप लंच फिनिश कर चुके हैं। लेकिन ध्यान से अब जरा इस बात को सुनिएगा, परंतु अभी आपके लंच की बेल लगी नहीं है, लंच करने का समय अभी है। आप चाहें तो अपने बैग से कुछ और भी निकाल करके अपने लंच में ऐड कर सकते, कुछ और फिर से खाना शुरू कर सकते थे, क्योंकि अभी लंच का समय फिनिश नहीं हुआ। तो यहां पे देखिए क्या है कि अभी आपका जो समय है वो प्रभाव में है। तो यहां पे अगर आपके टीचर आएंगे तो आपसे जब प्रश्न पूछेंगे, तो आपसे प्रश्न जो भी पूछेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के नियम का इस्तेमाल करके पूछेंगे, क्योंकि लंच की बेल अभी नहीं लगी है, अभी भी लंच का समय चल रहा है, यानी कि वो हैज और हैव को लगा करके आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन दूसरी स्थिति में आते हैं,
अब हुआ क्या कि लंच की बेल लग चुकी है, लंच के बाद की कोई जो भी क्लास है, अब वो टीचर आते हैं। अब देखिए वास्तव में लंच का समय तो समाप्त हो चुका है, ओके। अब वास्तव में नए क्लास का समय आ चुका है। अब अगर टीचर आपसे पूछेंगे कि क्या आपने लंच किया, तो इस प्रश्न को वो पूछेंगे डिड का इस्तेमाल करके। तो स्टूडेंट्स आज के बाद आप लोग ये चुका है, चुकी है जो कॉन्सेप्ट याद करते हैं, देखिए ये आपकी समस्या को आसान तो कर सकता है कि चुका है चुकी है से याद कर लिए, चुका था चुके से या आई से याद कर लिए, ये आपकी समस्या को आसान कर देगा, परंतु आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, आपके प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ओके। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम का आपका कोई भी एग्जाम देना है, अब एग्जाम की फॉर्म की डेट आ गई। अब मान लीजिए हुआ क्या कि एग्जाम का जो डेट है वो आज मान लीजिए 15 फरवरी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब डेट है कि क्या 11 फरवरी। क्या डेट है? 11 फरवरी। तो अभी देखिए आपका फॉर्म भरने के समय में आपके पास लगभग 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। अब अगर यहां आपसे पूछूं कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, तब देखिए अगर समय बचा हुआ है तब मैं आपसे पूछूंगा हैव यू फिल्ड फॉर्म। मैं आपसे 14 फरवरी की पूछूंगा हैव यू फिल्ड फॉर्म। मैं क्यों पूछूंगा? क्योंकि अभी भी प्रभाव में समय है। 15 तारीख को भी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने फॉर्म भरा, तब आप आई हैव नॉट, आई हैव फिल्ड या फिर आई हैव नॉट फिल्ड आप ये बोलिए। लेकिन अगर मान लीजिए 15 तारीख बीत गई, अब डेट आ गई 16 फरवरी। अब यहां पे क्या देखिए जो फॉर्म भरने का जो समय था 15 फरवरी वो जा चुकी है। अब क्या है, तब मैं आपको जब 16 फेब को आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं आपसे हैव यू फिल्ड फॉर्म नहीं पूछूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा डिड यू फिल द फॉर्म। आपका आंसर भी होगा कि आई फिल्ड द फॉर्म या फिर आई डिड नॉट फिल्ड द फॉर्म, ओके एवरीवन। बाकी जिसको ना समझ में आया अभी परेशान मत होइए, अभी आप बिल्कुल बेसिक में होंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। जो लोग 10th थोड़ा सा पहले से पढ़े रहेंगे उनको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे अपने जिस टॉपिक पे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अक्सर कई सारे बच्चों को जब वो वनडे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत ज्यादा उन बच्चों को परेशान करता है। चलिए तो यहां पे देखिए अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपको क्या ध्यान देना है कि काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका हो और उसका प्रभाव वर्तमान में बना हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे। तरीका क्या होगा वही। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, यानी कौन उस काम को कर रहा है। जब आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा फिर आप यहां पे लगाते हैं हैज और हैव। हैज और हैव क्या बताता है कि उस वाक्य का प्रभाव वर्तमान में है। फिर आप लगाते हैं काम, जो भी काम हो रहा होगा, और काम के साथ लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं? थर्ड फॉर्म हमेशा ये बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम फिनिश हो चुका है। आईएनजी फॉर्म बताता है कोई काम चल रहा है, और फर्स्ट फॉर्म बताता है किसी की हैबिट या फिर किसी का रूटीन। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप रूटीन की बात करोगे तो फर्स्ट फॉर्म, काम के जारी रहने की बात करोगे तो आईएनजी फॉर्म, और काम के पूरे रहने की बात करोगे तो थर्ड फॉर्म। और फिर आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, यानी कि काम कौन क्या हो रहा है, और फिर लगाएंगे एनपीटी। ये सारी बातें आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी। अब जैसे आप देखिए मैंने एग्जांपल लिया कि काव्या ने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी काव्या का जो भी काम रहा होगा उसने काम को पूरा कर लिया। साथ टेबल पे बैठी थी, अपने काम पूरा कर दी, रवि भी काम बंद की, रवि भी अपने टेबल पे बैठी हुई है, यानी कि उसका जो समय का प्रभाव है अभी भी वर्तमान में बना हुआ है। तब मैं क्या बोलूंगा? काव्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सबसे पहले किसने पूरा किया? कौन पूरा किया? काव्या। सब्जेक्ट मिल गया। फिर अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। तो काव्या चूंकि सिंगुलर थी, यहां मैंने क्या लगा दिया? हैज। फिर काम उसने क्या किया? कंप्लीट करने का काम किया, भाई पूरा करने का काम किया, मैंने यहां पे लिख दिया कंप्लीट। अब चूंकि काम पूरा हो चुका है तो वर्ब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हमने ईडी जोड़ दिया, बन गया कंप्लीटेड। क्या पूरा किया? अपना काम, यानी कि हर वर्क। ओके एवरीवन। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स ने अपना लंच फिनिश कर लिया। अब देखिए लिया पे मत जाइएगा, जो हिंदी वाले आपको देखना है टाइम जो मैंने बताया। अगर लंच की बेल वास्तव में अभी नहीं लगी है, सीन को आप लोग इमेजिन करिएगा, तब आप क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर लंच। ओके, मान लीजिए लंच की बेल लग चुकी है, जिनको टेंस आता है ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूं, तब आप क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर लंच।
जिनको पास्ट इंडिफिनिट का नॉलेज होगा उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी जिनको नहीं आता है परेशान मत होइए। अभी हम पास्ट इंडिफिनिट में पहुंचेंगे, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे स्थिति क्या है कि अभी इस लंच का जो कार्य चल रहा है उसका प्रभाव बना हुआ, यानी कि लंच की बेल अभी नहीं लगी थी, इसीलिए आपने क्या यूज किया है। तो कौन भाई लंच फिनिश किया? बच्चे। हैव क्यों लगाया? क्योंकि बहुवचन प्लूरल, देखिए एस लगा हुआ स्टूडेंट के साथ में। क्या किया? फिनिश किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ईडी जोड़ दिया। क्या फिनिश किया? अपना लंच, तो देयर लंच लगा दिया। ओके एवरीवन, अब आगे देखिए, आई हैव विजिटेड मनाली, मैं मनाली विजिट करने गया था। अच्छा गया था, अरे ये तो पास्ट लगेगा नहीं। अब देखिए, अब इस सिचुएशन को आपको समझना है कि अगर आप मनाली विजिट करने गए और हुआ क्या, उस विजिट का प्रभाव अभी बना हुआ है, आप वहां से ट्रेवल करके आ रहे हैं, अभी उसका प्रभाव सामने दिख रहा है, लोग आपसे हाँ भाई मैंने मनाली विजिट किया, लोग पूछ रहे हैं कि आपने मनाली विजिट किया कि नहीं किया? हाँ भाई मैंने मनाली विजिट किया, क्योंकि अभी भी आप टूर पे चल रहे हो। तब आप क्या बोलोगे? कौन? मैंने। हैव, क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है, बहुवचन यूज होता है। पहले मैंने आपको बताया, विजिट यानी घूमने गए, थर्ड फॉर्म यानी काम हो चुका है, मनाली मतलब मनाली। अब जरा इसको मैं आपसे पूछूं कि कैसे आप आई हैव विजिटेड बोलोगे, क्योंकि आप आई विजिटेड मनाली भी बोल सकते हो, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में। अब आपका यह वास्तव में सीन कैसा होगा, जरा इसको समझिएगा। आप टूर पे निकले थे, आप पहले मनाली आपको गए, यानी आपको कहीं जाना था, पहले मनाली गए, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, अभी भी टूर पे हो। तब आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई जब तुम वहां से टूर पे घूम रहे थे, वहां से होते हुए निकले, तो तुम मनाली घूमने गए कि नहीं गए? मतलब रास्ते में वो भी पड़ता, वो भी एक अच्छी जगह भाई, तुम्हें वहां भी जाना चाहिए था, गए कि नहीं गए? क्योंकि आपका टूर अभी चल रहा था, तो अभी वो वर्तमान में उसका प्रभाव बना हुआ है। तब आपका दोस्त क्या पूछेगा? हैव यू विजिटेड मनाली? बात समझ में आ गई? अब आपका आंसर होगा, अगर आप विजिट किए तो बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल भाई मैं मनाली गया था, आई हैव विजिटेड मनाली। अब लेकिन स्थिति क्या बन, आप पूरा टूर खत्म करके आ जाओ, एक समय बीत चुका हो, आप घर पे हो, तब कोई आपके पास आए, तब कोई आपसे पूछेगा हैव यू विजिटेड? नहीं, तब पूछेगा डिड यू विजिट मनाली, क्या तुम मनाली भी गए? ओके फ्रेंड, तब आप बोलोगे आई विजिटेड। खैर आगे हम बाद में जाएंगे। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, सिचुएशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो ही हैज रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुका है। अब यहां पे देखिए कौन स्टेशन पहुंच चुका है? वह। ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज, पहुंच चुका है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहां पहुंचा? स्टेशन। अब देखिए इसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों किया, यानी कि ऐसा हुआ होगा वो स्टेशन पे पहुंचा और जिस काम के लिए वो गया रहा होगा उस काम का प्रभाव, उस समय का प्रभाव अभी भी बना हुआ रहा होगा, इसीलिए वो वहां पे जो पापा को रिसीव करने के लिए गया था स्टेशन पे, तो जब वहां पे जाता है तो पहुंच गया और पापा को रिसीव करने के लिए गया है, अभी भी रिसीव कर रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला भाई ही हैज रीच्ड, जैसे वो पहुंच गया है। अब पहुंच गया है तो जिस पर्पज से गया होगा अपने उस काम को आगे अंजाम देगा, यानी कि अभी भी उसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। ऐसे टेंस पढ़ेंगे तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप हर प्रकार के क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां बात करते हैं, अमन हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, अमन ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। तो कौन? अमन। हैज क्यों लगाया? क्योंकि अमन सिमिलर है, सबमिट करने का काम पूरा हो चुका तो सबमिटेड कर दिया, हिज प्रोजेक्ट मतलब अपना प्रोजेक्ट। अब जरा इस सेंटेंस की भी सिचुएशन आप समझ लीजिए। अब हुआ क्या रहा होगा, अब अमन शायद वाइवा देने गया, वाइवा जब देने गया तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया। अब प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया, अब उसके टीचर उससे क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, यानी कि अभी वो प्रभाव बना हुआ है। आपने बाहर से देखा, जब आपने उसने अपनी फाइल को सर के टेबल पर रख दिया और सबमिट कर दिया, तब आप अपने दोस्त से क्या बताएंगे? अरे अमन ने अपना फाइल सबमिट कर दिया है, अमन हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। ओके एवरीवन, तो जब समय का प्रभाव बना रहे उस काम पे तब आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और समय का प्रभाव वर्तमान में खत्म हो जाए और उस समय पास्ट में चला जाए तब आप क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। और एक सिचुएशन ऐसी और बनेगी जहां पे आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। चलिए फिर आगे साइड चलते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अब आपको आई होप समझ में आने लग गया होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर ऐसी वाक्य में आप नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों की बात की जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नॉट आप कहां पे अप्लाई करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव की बात, बाकी सारा फॉर्मेशन पहले जैसा होगा। जैसे यहां देखिए काव्या हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, यहां देखिए स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड देयर लंच, बच्चों ने अपना काम लंच फिनिश नहीं किया है। आई हैव नॉट विजिटेड, यानी कि जब वास्ते जा रहा था तो मनाली नहीं गया, कहीं और गया, तो अपने दोस्त को बता रहा है। He has not reached स्टेशन, अभी वो स्टेशन नहीं पहुंचा, नहीं उसे स्टेशन जाना था बट अभी नहीं पहुंचा, यानी कि अभी भी रास्ते में है, वो जा रहा है, पहुंचा नहीं है।
एंड अमन हैज नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, अमन ने अपनी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, यानी कि अभी भी उस सर के सामने खड़ा है, फाइल उसके हाथ में, सबमिट करने वाला हो बट अभी किया नहीं। अब आगे चलते हैं। अब यही आपका अगर सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाए तो सिंपल इंट्रोगेटिव आप समझ चुके होंगे कि जहां पे हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके। अब यहां पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो हैज और हैव है वो कहा जाएगा सब्जेक्ट के पहले। क्या काव्या ने अपना काम पूरा कर लिया, यानी वो आपने देखा था काम में पूरा कर रही थी, उम्मीद ये था कि अब तक काम पूरा हो जाना चाहिए था। तो अब यहां पे क्या होगा, हैज काव्या कंप्लीटेड हर वर्क, हैज और हैव कहां लगा देंगे, सब्जेक्ट के पहले। ऐसे यहां पे हो गया हैव स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच, लंच का बेल लग चुका था, बच्चों के लंच करने का समय था और अब तक उन्हें लंच कर लेना चाहिए था। क्या उन्होंने लंच फिनिश किया कि नहीं फिनिश किया? तो किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा, हैव स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच, क्या बच्चों ने अपना लंच फिनिश कर लिया है? आगे हैव आई विजिटेड मनाली, किसी ने पूछा क्या मैंने मनाली विजिट किया है कि नहीं किया। आगे यहां देखिए हैज ही रीच्ड द स्टेशन एंड हैज, क्या यहां पे टू लगेगा, देखिए टू जो मैंने मिस कर दिया, रीच्ड टू द स्टेशन। हैज अमन सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, क्या अमन ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है? तो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बहुत इजी है, आप केवल क्या करना है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। अब इन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले काफी डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अभी अगर बात आ जाए डबल इंट्रोगेटिव की, तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको क्या ध्यान देना है, वही जो अभी तक पीछे मैंने बताया कि जो प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा अगर वो आने लग जाए तो आप क्या करेंगे, जैसा आपका फॉर्मेट सिंपल इंट्रोगेटिव में था वैसा ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। जैसे कि काव्या ने अपना काम कब फिनिश किया, तो व्हेन हैज काव्या फिनिश्ड, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और तब सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे यहां पे भी देखिए व्हाई हैव स्टूडेंट्स फिनिश देयर लंच, बच्चों ने अपना लंच फिनिश क्यों कर लिया है, तो क्यों की स्पेलिंग होती है, वर्ड होता है व्हाई, मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया व्हाई। ध्यान किस बात का देना है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, या यूं कहो कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड्स आ जाएंगे। सिंपली यहां पे भी हो जाएगा व्हेन हैज ही रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन कब पहुंचा, एंड वेयर हैज अमन सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, अमन ने अपना प्रोजेक्ट कहां सबमिट किया, कहां की स्पेलिंग होती वर्ड होता है वेयर, मैंने वेयर लगा दी। ओके एवरीवन, इसमें टाइम मैंने कम लिया क्योंकि मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आने लग गई होगी क्योंकि पहले मैंने डिटेल में काफी हद तक डिस्कशन कर लिया है। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब जरा इस सेंटेंस को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूंगा तो यहां पे दोनों चीजें देखिए, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यानी कि यहां पे क्या होता है कि कुछ काम आपका समाप्त हो चुका होता है, कुछ काम आपका फिनिश हो चुका होता है और कुछ काम अभी भी आपका जारी होता है, कुछ काम अभी भी आपका कंटिन्यू। तो यहां पे आप ऐसे काम की बात करते हो जहां पे कोई काम कितने समय से हो रहा है या आप बताना चाहते हो, और यानी उतने समय का काम हो चुका है या आप मेंशन करना चाहते हो, और साथ में उसका प्रभाव कहां बना है, वर्तमान में बना हुआ है, यानी कि वो काम अभी भी जारी है। ओके एवरीवन, ऐसे सेंटेंसेस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा की तरीके और फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप हैज और हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं, कब, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बारी आएगी तब। ओके एवरीवन, यानी कि हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ और एंड में आप लगा देंगे बी, और फिर आपको लगाना होता है काम, जिस भी काम की आप चर्चा कर रहे होंगे और उसकी थर्ड यहां पे गलत लिखा, यहां पे फिर आप क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर लगाएंगे एनपी, यानी पूरा फॉर्मेट लगभग पहले जैसा ही है, बस यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके एवरीवन, अब यहां पे चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब जैसे यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रवि हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, रवि क्या कर रहा है, सुबह से गेम खेल रहा है। अब देखिए यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो रवि का काम है खेलने का वो कब से चल रहा है, सुबह से चल रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कौन कर रहा है भाई काम को, तो यहां होगा राहुल। फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन। राहुल सिंगुलर है तो हम हैज बीन लगाएंगे, अगर प्लूरल होता तो हैव बीन लगाते। फिर हम लगाएंगे काम, काम क्या कर रहा था वो खेलने का, हमने लगा दिया यहां पे प्ले। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां पे अप्लाई होनी है, वर्ब की फॉर्म यहां पे अप्लाई होगी आईएनजी, तो मैंने कर दिया प्लेइंग। क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है। अब कब से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है। अब जरा यहां पे 2 मिनट के लिए आप लोग जरा रुकिएगा और समझिएगा कि सिंस और फॉर का आखिर क्या थी। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों को याद रखना है कि जो भी टाइम यहां पे दिया जाएगा,
टाइम के पहले आपको या तो फॉर का यूज करना होता है या तो आपको सिंस का यूज करना होता है। अब आप यहां पे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी आपको टाइम समय के दौरान की बात की जाए कि कोई काम इतने दौरान से चल रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? फॉर। लेकिन कभी पे भी आपको कोई काम ऐसा बताया जाए कि किस समय से शुरू हुआ, कितनी देर चला, ये ना बताया जाए, केवल ये बताया जाए कि वो काम इस वक्त शुरू हुआ, तब आप यूज करते हैं सिंस। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, कब तक खेला ये चर्चा नहीं की गई, बट हाँ सुबह से खेल रहा है ये जानिए। लेकिन जरा दूसरा एग्जांपल अंत जरा देखिए, यहां मैं क्या चर्चा कर रहा हूं? 2 आवर्स, 2 घंटे। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो काम कितनी देर चला। जब इस बात की चर्चा हो कि कोई काम कितनी देर चला, तब आप लगाते हैं फॉर, और जब ये बताया जाए कि कोई काम किस समय शुरू हुआ, तब आप लगाते हैं सिंस। और ये सबसे इजी तरीका था आपको समझाने का। मुझे उम्मीद है अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप भविष्य में इस बात पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर हमें सिंस लगाना है या फिर फॉर लगाना। आपको बस ये ध्यान देना है कि वहां समय के शुरू होने की बात की गई है या वो काम कितनी देर तक चला उसकी बात की जा रही है। सॉरी। अब यहां पे देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। दे हैव बीन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम फॉर 2 आवर्स। वो जो है उनकी समस्या क्या कर रहे हैं? 2 घंटे से सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि अभी भी काम को सॉल्व करने का काम जारी है, वर्तमान में वो काम अभी भी चल रहा है। उस काम को करते हुए 2 घंटा हो गया, यानी कि 2 घंटे में कुछ तो काम पूरा हुआ होगा, कुछ तो काम परफेक्ट ही हुआ होगा, इसलिए बोलते परफेक्ट भी है, कुछ काम पूरा भी है, और कॉन्टिन्यूअस कुछ काम जारी भी है। ओके एवरीवन। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। कौन पूरा कर रहे हैं? वो लोग। कौन लोग सॉल्व कर रहे हैं? वो लोग। अब देखो प्लूरल माना जाता है तो हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। फिर क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्या सॉल्व कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कितनी देर से कर रहे हैं? 2 घंटे से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइम की स्प्रेड, टाइम के दौरान, समय के दौरान की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? फॉर 2 आवर्स। ओके। अब सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोस टीचर्स हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट फ्राइडे। वो जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स क्या कर रहे हैं? पिछले फ्राइडे से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज आप लोग बहुत विशेष तौर से सुनिएगा कि कोई भी अगर टाइम की बात की जाए, उस टाइम में अगर लास्ट आ जाए, क्या आ जाए? लास्ट, तो हमेशा याद रखिएगा वहां पे आप यूज करेंगे सिंस, कुछ और यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? उन टीचरों की, यानी दोस्त टीचर्स। बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा देंगे। काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का, तो टीच लगा दिया। अब चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। इसे मैं इरेज कर दूं, नहीं आप लोग बार बार की कंफ्यूज ना हो जाए। जस्ट अ सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब सिंस लास्ट फ्राइडे, सिंस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे लास्ट फ्राइडे है, लास्ट यूज हुआ है। ओके एवरीवन। और लास्ट के कॉन्सेप्ट में ये रट्टा मार लीजिए कि लास्ट के साथ ऑलवेज क्या यूज करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा यहां पे देखिए, आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 1 आवर। अब देखिए यहां पे 1 आवर था, बट यहां पे था क्या? यहां पे यूज हो गया है बेटा, क्या यूज हो गया? यहां पे यूज हो गया सिंस। सिंस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहां पे वर्ड यूज हुआ है लास्ट। ओके। तो कौन से बात कर रहे हैं? मैं। और मैं के साथ क्या लगा हो गया? हैव बीन। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कि आई के साथ ऑलवेज बहुवचन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी। फिर क्या कर रहा हूं? बातचीत कर रहा हूं, टॉक, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दिया। किससे बात कर रहा हूं? उससे बात कर रहा हूं। देखिए मैनर, प्लेस, टाइम सिखाया था मैंने आपको। क्या बात कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। फिर देखिए क्या होगा? सॉरी, फिर सिंस लास्ट 1 आवर। अगर लास्ट में हटा देता है यहां से, तब बेटा लगता फॉर 1 आवर, क्योंकि मैं दौरान की बात करता। परंतु यहां पे लास्ट लग गया है, तब आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ओके एवरीवन। अब वैसे यहां 5th नंबर देखिए, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर। खैर यहां पे सिंस नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो वो क्या कर रही है? 2 घंटे से सो रही है। तो कौन सो रही है? वाह। शी एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज बीन। सो रही है तो स्लीप, और आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि इस टेंस में आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? आप यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। और 2 घंटे से सो रही है, समय के दौरान की बात हो रही है, तब यहां पे क्या बताएंगे हम? आप क्या लगाएंगे? याद रखिएगा, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके एवरीवन। अब देखिए नेगेटिव में थोड़ा सा इस टाइप में आपको विशेष ध्यान देना है। यहीं पे सेंटेंस बेटा अगर क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तब आप क्या करोगे? नेगेटिव वाले फॉर्मेट में तो आपको कुछ नहीं करना है,
ध्यान बस ये देना है कि जो नॉट लगेगा कहां पे बेटा, तो नॉट लगेगा इसमें ऑलवेज जो हैज बीन है उसके बीच में, या यूं कहो एक नियम आप रख लीजिए बेटा कि हेल्पिंग वर्ब में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तब नॉट हमेशा पहले वर्ड के बाद लगेगा। ओके एवरीवन, और यहां तक कि जो भी चेंजेस होंगे वो केवल पहले वर्ड के साथ होगा, यानी इंट्रोगेटिव होगा तब केवल पहला वर्ड हैज ही कहा जाएगा, आगे शिफ्ट होगा। ओके, तो खैर यहां पे क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन। बाकी सारी बातें जो लास्ट में डिस्कस की वैसे ही होगा। यहां पे भी देखिए हैव नॉट बीन, ये बस आपको विशेष ध्यान देना है कि नॉट कहां पे लगेगा, हैव के बाद या हैव बीन के बीच में। सो दे हैव नॉट बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर 2 hours। यहां पे भी देखिए दोज टीचर्स हैव नॉट बीन, माने हैव बीन नॉट नहीं बोलना है बल्कि क्या बोलना है, हैव नॉट बीन। नॉट कहां लगेगा, नॉट लगेगा हैज बीन, हैज और बीन के बीच में या फिर हैव और बीन के बीच में। ओके एवरीवन, कहीं और इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। यहां पे देखिए आई हैव नॉट बीन, यहां पे देखिए हैव और बीन के बीच में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। लास्ट एग्जांपल, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 hours, यहां पे नॉट कहां पे लगा हुआ है, हैज और बीन के बीच। ओके एवरीवन, अब अगर यही आपका क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको जैसा मैंने अभी बताया जो भी चेंजेस होंगे केवल पहले वर्ड में होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए मैंने केवल हैज को शिफ्ट किया है, नॉट बीन अभी भी कहां पे, सब्जेक्ट के बाद है। ओके एवरीवन, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है जब कभी भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो केवल हैज कहां आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी सारे वर्ड्स यानी बीन और नॉट कहां रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट हट जाएगा, केवल बीन कहां बचेगा, सब्जेक्ट के बाद। यहां देखिए हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग द गेम सिंस मॉर्निंग, यहां पे क्या है, हैव दे बीन, यहां चूंकि नॉट नहीं था, यहां पे प्रश्न क्या था, क्या राहुल सुबह से गेम नहीं खेल रहा है। अब नहीं खेल रहा था इसलिए हमने नॉट लगा दिया था। अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो जिसमें नहीं शब्द ना रहा हो तो आप नॉट हटा देंगे, तो क्या बोलेंगे, हैव दे बीन, यानी कि हैव कहां जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, और बीन कहां होगा, सब्जेक्ट के बाद। ऑलराइट एवरीवन, बाकी सारी बातें पहले की तरीके होंगी। थर्ड में भी आप देखिए हैव दोज टीचर्स बीन, तो देखिए मैंने केवल हैव को शुरुआत में ले आया है, बाकी बीन कहां पे, अभी भी सब्जेक्ट के बाद। सिंपली हैव आई बीन, यहां पे बीन का है सब्जेक्ट के बाद, और हैव का है सब्जेक्ट के बाद। इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे सुनने के बाद भी ये मिस्टेक एग्जाम में करके चले जाते हैं, वो लिख देंगे हैव बीन आई, वो गलत हो जाएगा। यहां पे भी देखिए हैज शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 hours, क्या हुआ 2 घंटे से नहीं सो रही है, अब क्या हो जाएगा, हैज आगे आ जाएगा, शी नॉट बीन अपनी जगह पर रहेगा। ओके एवरीवन, सो आई होप यहां तक अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके एवरीवन, खैर आइए आज के इस वीडियो का लोग हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। आई होप ये पूरा प्रेजेंट टेंस अब आपको कंफर्म हो गया, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। बट यस स्टूडेंट्स, कहीं पर अगर कोई डाउट है भी तो परेशान मत होइए, अपने कमेंट्स अपने फीडबैक्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे के जो भी वीडियोस होंगी उनमें मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ओके एवरीवन, वेल थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके बाद अब आएगी वीडियो नंबर 3, ये वीडियो नंबर 3 यानी कि पास्ट टेंस का मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। उसमें पास्ट इंडिफरेंट और पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उस वीडियो को देखना बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि वही 2 पार्ट है जहां से क्वेश्चंस अक्सर आपको फंसाते हैं, आपको परेशान करते हैं। वेल थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।